नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व कराता हूँ। इस जो कि आपको विभिन्न एग्ज़ाम जैसे HAL, UPPSC, UPRML, UPSSC जैसे अनेक एग्ज़ाम जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आपको हेल्पफुल होते हैं। अभी तक मैंने लगभग 51 क्वेश्चंस लेक्चर्स करा दिए हैं। ये आज 52वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपको मेटल कास्टिंग का दूसरे पार्ट, पहला पार्ट जो था QS 51 51वां भाग जो था, उसमें मैंने आपको कास्टिंग एक फर्स्ट पार्ट करा दिया था। ये कास्टिंग का सेकंड पार्ट है। उसके पहले भी मैंने आपको लगभग थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और अन्य कई सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ये जो है ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के चैप्टर कास्टिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका पहला भाग हो चुका है, आज ये जो है दूसरा भाग है। तो जो है उसमें मैंने आपको लगभग 7 क्वेश्चन कराए थे, तो ये मान के चलिए कास्टिंग का 8वां क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये है मैच लिस्ट 1 प्रोसेस विथ लिस्ट 2 प्रोड्यूसर और मटेरियल एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए मैंने आप इसमें जो दिया है, इसमें फर्स्ट लिस्ट में दिया हुआ है प्रोसेस, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस, जैसे डाई कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और लिस्ट 2 जो है जिसमें प्रोडक्ट या मटेरियल मतलब जो उसमें यूज़ किया जाता है उसके बारे में दिया है। ठीक, तो ये पहला है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड, कास्ट आयरन पाइप, नॉन फेरस एलॉयज, सोडियम सिलिकेट, और हमें इनकी सही जोड़ियाँ बनानी है। तो सबसे पहले दिया है डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग देखिए, मैंने आपको जब इसका कास्टिंग का फर्स्ट पार्ट करा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि डाई कास्टिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डाई कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है नॉन फेरस एलॉयज के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और ये दो तरीके की होती है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए किया जाता है? जिनका मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। और लो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उनके लिए कौन से चैम्बर, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रयोग किया जाता है, जैसा कि जिंक के लिए। और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूछेंगे तो डाई कास्टिंग का प्रयोग उन पदार्थों के लिए किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि ये और मोस्टली नॉन फेरस के लिए, क्योंकि नॉन फेरस का ही मेल्टिंग पॉइंट फेरस मेटल्स की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए डाई कास्टिंग के लिए दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दिया है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड, CI, नॉन फेरस एलॉय। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नॉन फेरस एलॉय। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए हो जाएगा 3। तो ए के लिए 3 आपको कहाँ है? बी और सी में है। ठीक, तो बी और सी में से एक हम लोग चूज़ कर लेंगे। दूसरा दिया है शेल मोल्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि सेल मोल्डिंग क्या होता है। शेल मोल्डिंग में हम लोग जो शेल बनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में विस्तार से बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो मोल्ड बनता है या फिर हम कहें कि जो उसका शेल बनता है वो किस किस चीज़ से बनता है, वो मैंने आपको बताया था कि उसमें सिलिका का प्रयोग किया जाता है, एक फाइन ग्रेन सिलिका होता है, प्लस उसमें हम लोग डालते हैं फेनोलिक रेजिन डालते हैं, फेनोलिक रेजिन डालते हैं। और ये फेनोलिक रेजिन होता है वास्तव में क्या होता है? ये फेनोलिक रेजिन होता है फेनॉल फार्मेल्डिहाइड होता है, फेनॉल फार्मेल्डिहाइड होता है। और साथ में इसमें हम लोग एल्कोहल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इन पदार्थों का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं? इसका शेल बनाते हैं। और अधिक बार मैंने आपको बताया था कि इसमें ये क्या बताया था, हमने बताया था कि इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो डायमेंशनल एक्यूरेट होता है। साथ में इसके जो सरफेस फिनिश प्राप्त होती है इस कास्टिंग की, वो भी काफ़ी स्मूथ होती है। लेकिन इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या ये है कि जो शेल मोल्डिंग का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक, और साथ ही हम लोग क्या इससे कॉम्प्लिकेटेड शेप तो बना सकते हैं लेकिन बड़े शेप नहीं बना सकते। मतलब बड़े शेप बनाने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोग को मटेरियल यूज़ करना होगा और काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बड़े शेप। इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ छोटे शेप्स बनाने के लिए किया जाता है, तो सेल मोल्डिंग में। ठीक, तो हम लोग क्या इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने पूछा कि सेल मोल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा? फिनॉल फार्मेल्डिहाइड। बी के लिए क्या हो जाएगा? 1। अभी हम लोगों को बी और सी में से कोई चूज़ करना, तो बी के लिए 1। तो बी के लिए देखिए बी में भी 1 है, सी में भी 1 है। अगला ले लेते हैं। अगला दिया है CO2 मोल्डिंग। देखो CO2 मोल्डिंग के बारे में शायद मैं पिछली बार नहीं पढ़ा तो मैंने बता देता हूँ। CO2 मोल्डिंग में क्या होता है? CO2 मोल्डिंग में सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो जो हमको प्राप्त होता है वो होता है तो
सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, ठीक, जिसको हम ये सिलिका जेल के फॉर्म में प्राप्त होता है। किस फॉर्म में प्राप्त होता है? सिलिका जेल के फॉर्म में प्राप्त होता है। और ये सिलिका जेल होता है ये हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, ठीक। साथ में और हमको साथ में क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये दोनों मिलकर के एक हार्ड मोल्ड बना लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखिए CO2 में मोल्डिंग में CO2 मोल्डिंग पहले हम लोग सोडियम सिलिकेट का मोल्ड बना लेते हैं। सोडियम सिलिकेट का मान लीजिए हमने मोल्ड बना लिया, ठीक। तो इस क्या है, काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसके बाद इसको क्या है, इस पर इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं तो इससे अभिक्रिया होने के बाद हमने अभी क्या बनाया, सिलिका जेल बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो दोनों की अभिक्रिया से क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता चला जाता है और इस प्रकार से हमारा मोल्ड क्या है, मजबूत होकर उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अभिक्रिया के रेट के हिसाब से तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। शुरुआत में तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ना कम हो जाएगी। अगर हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाएं, टाइम और क्या है, स्ट्रेंथ के बीच में, तो क्या है इसमें स्ट्रेंथ के बीच में, तो स्ट्रेंथ शुरू में बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? क्यों? क्योंकि उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं बाहर से जितना, लेकिन उसमें जो सोडियम सिलिकेट की मात्रा है वो जब तक उपस्थित रहेगी तब तक कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती रहेगी। लेकिन जैसे ही सोडियम सिलिकेट पूरी तरह से अभिक्रिया करके समाप्त हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना कम हो जाएगी। तो इसी पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठीक। यहीं तक अभी हमको CO2 प्राप्त होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो CO2 मोल्डिंग होता है उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम सिलिकेट का। CO2 मोल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। तो C के लिए 4। तो अभी हम लोग B और C में से C के लिए 4 कौन सा है? C के लिए 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B। चौथा क्या बचा? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग CI पाइप। मैंने आपको पिछले जो कास्टिंग का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में बताया ही था। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, इसके द्वारा हम लोग बड़े बड़े पाइप्स बनाते हैं, हॉलो पाइप्स बनाए जाते हैं। साथ ही इसमें कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग किसी भी जगह हॉलो कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हमको अंदर कोर देना पड़ता ताकि उस जगह पे हॉलो पार्ट हमको प्राप्त हो। लेकिन क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमको उसमें किसी प्रकार की कोर की आवश्यकता नहीं होती। साथ में से जो इसमें जो प्राप्त होता है, हमको पाइप प्राप्त होता है या फिर जो भी इसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा हमको जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ में उसमें डिफेक्ट या पोरोसिटी होने के चांसेस कम होते हैं। साथ में उसमें किसी प्रकार का स्लैग इंक्लूजन या किसी प्रकार की जो इम्प्योरिटीज है वो नहीं होती, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटी की क्या है, डेंसिटी कम होती है, या फिर कहें कि उसका वेट या मेटल का उसका कम होता है। तो मेटल का वेट अधिक होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में वो दूर जाकर जमता है सेंटर से। और जैसे मान लीजिए है हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा मोल्ड है, इसमें हमने मेटल डाला और ये इसको कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। तो जो मेटल की डेंसिटी अधिक है तो मेटल क्या है, बाहरी लेयर पे जा करके जमेगी, ठीक, इस लेयर पे। और जो इंक्लूजन या इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके भीतरी लेयर पे जाके जमेगी। तो उसको हम आसानी से क्या है, पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो भी आपको पाइप प्राप्त होगा उसकी डेंसिटी भी अधिक होगी और साथ में उसमें इम्प्योरिटीज़ के चांसेस भी कम होगा, स्ट्रेंथ भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैब इज आ। स्कैब किस प्रकार का डिफेक्ट है? तो मैंने आपको जब इसके पहले वाले में बताया था कि अलग अलग तरीके के डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके पिछले वाले कास्टिंग वाले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें आप आ जाएंगे कि मैंने आपको कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में बताया था सारे डिफेक्ट्स। तो उसमें भी क्या है, एक डिफेक्ट होता है स्कैब। कौन सा डिफेक्ट होता है? एक स्कैब डिफेक्ट होता है, स्कैब। तो इसके क्या होता है, स्कैब क्या होता है? स्कैब एक प्रकार का कास्टिंग डिफेक्ट है। किस प्रकार का डिफेक्ट है? सैंड कास्टिंग डिफेक्ट है, ठीक। तो स्कैब में वास्तव में होता क्या है, देखिए स्कैब में होता क्या है, जैसे हमारा ये मोल्ड है, ठीक, और इस मोल्ड में हमने मेटल को डाला तो मेटल का जिसमें फिल होकर के हाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी इम्प्रॉपर रैमिंग किए होंगे, जो मोल्ड बनाते वक्त हम लोग उसमें सैंड को पैटर्न की चारों रैमिंग करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी जगह पर रैमिंग कम हुई होगी तो उस जगह पे मेटल के प्रेशर के कारण थोड़ा सा मेटल बाहर इस प्रकार निकल जाएगा और जो हमको कास्टिंग प्राप्त होगी वो इस प्रकार की कास्टिंग प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा मेटल बाहर की ओर निकल जाता है इसी को स्कैब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्कैब कहा जाता है। ये किस कारण से होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, मतलब उसकी रैमिंग पर्याप्त मात्रा में ना किए जाने के कारण ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो स्कैब किस प्रकार का डिफेक्ट है? स्कैब एक सैंड कास्टिंग डिफेक्ट है।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ चैपलेट इस मैंने आपको देखिए बताया था चिल्स, चैपलेट्स एंड पैडिंग, 3 चीज़ों के बारे में बताया था। चिल, चैपलेट एंड पैडिंग। देखिए तीनों चीज़ें क्या है, तीनों चीज़ों का नाम साथ में आते हैं लेकिन तीनों चीज़ों का काम अलग अलग है। चिल का क्या होता है, ये कूलिंग रेट को बढ़ाता है। क्या करता है, कूलिंग रेट को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग जिस जगह पे कूलिंग रेट अधिक प्राप्त करना होता है तो ये चिल्स जो होते हैं, चिल्स जिस मेटल की कास्टिंग करनी होती है उसी मेटल के बने हुए छोटे छोटे कील्स, छोटे छोटे नेल्स होते हैं या छोटे छोटे उसके मेटल के टुकड़े होते हैं। उसको जिस जगह पर हमको कूलिंग रेट अधिक प्राप्त होना है कास्टिंग में, उस जगह पे उसको रख दिया जाता है। तो जब वो मेटल पे हम लोग पिघला हुआ मेटल डालते हैं तो उस पिघले हुए मेटल से हीट लेकर के वो भी पिघल जाते हैं और साथ में कास्टिंग के साथ ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चिल्स होते हैं वो उस जगह के जो स्थान विशेष पे, जिस स्थान विशेष पे हम लोग इसको रखते हैं उस स्थान विशेष की कूलिंग रेट को बढ़ा देता है। तो चिल्स का काम क्या है, चिल्स का काम है कूलिंग रेट को बढ़ाना। पैडिंग क्या करते हैं हम लोग, जिस जगह का हमको कूलिंग रेट को कम करना होता है कास्टिंग में, उस जगह पर हम लोग पैडिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको ये कास्टिंग है, कास्टिंग हमको इस जगह पे कूलिंग रेट कम करना है तो इसके चारों तरफ हम लोग पैडिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग रेट क्या है, इस यहाँ पे कूलिंग रेट क्या है, स्लो हो जाता है। और जब चिल्स के कारण कूलिंग रेट बढ़ जाता है, इसके कारण चिल्स के कारण कूलिंग रेट मतलब तेजी से ठंडा होता है तो कूलिंग रेट बढ़ जाता है। और पैडिंग के कारण कूलिंग रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चिल्स क्या है, कूलिंग रेट को बढ़ाते हैं और ये पैडिंग क्या है, कूलिंग रेट को कम करते हैं। और चैपलेट्स क्या होते हैं, चैपलेट होते हैं जैसे हमको कोई हॉलो कास्टिंग बनानी होती है तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, उसमें हम लोग कोर बनाते हैं। ठीक, तब जैसे मान लीजिए हमने कोर बनाया और ये आपका मोल्ड है। ठीक, तो इस मोल्ड पे इसके बाद जब हम लोग इसमें मेटल को डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मेटल के प्रभाव के कारण ये जो कोर है, कोर यहाँ से टूट सकता है, मतलब ड्यू टू अधिक लोड अगर इस पर पड़ता है तो कोर के टूट जाने के चांसेस हैं। तो कोर टूटे ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जिस मेटल की कास्टिंग करनी होती है उसी मेटल्स के चैपलेट्स इस प्रकार से होते हैं। ठीक, जिस प्रकार से जैसे जैसे पुल्स को सपोर्ट करने के नीचे नीचे खंभे बनाए जाते, पिलर्स बनाए जाते, उसी प्रकार के चैपलेट्स होते हैं जो कोर को सपोर्ट करते हैं। और जब हम लोग इसमें पोर्ड मेटल को, गर्म मेटल को इसमें डालते हैं तो उसके साथ ये भी पिघल के सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो चैपलेट्स का काम क्या होता है, चैपलेट्स का मुख्य काम होता है कोर को सपोर्ट करना। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। देखिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन काम क्या है, किसका किसका काम है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शन को तय करना, ये काम होता है चिल्स का और किसका, पैडिंग का। चिल्स और पैडिंग ये क्या करते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का काम करते हैं। टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेंटिंग के लिए बनाते हैं वेंट होल बनाते हैं। क्या करते हैं, वेंट होल बनाते हैं। कभी कभी जो राइजर होता है, राइजर वो भी कैसा काम करता है, तो वेंटिंग का काम कर देता है। फॉर अलाइनिंग द मोल्ड बॉक्सेस को अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड बॉक्सेस को अलाइन करने के लिए उसके कोप एंड ड्रैग होते हैं वो एक ही साइज के बनाए जाते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके द्वारा मोल्ड को अलाइन किया जाता है कोप एंड ड्रैग के द्वारा। अगर देखिए 3 पार्ट की सैंड कास्टिंग है तो देखिए अगर 2 पार्ट की है तो नीचे वाले क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, ऊपर वाले को कोप कहते हैं। देखिए अगर ये 3 पार्ट में मिलके बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ड्रैग कहेंगे, टॉप वाले कोप कहेंगे और बीच वाले क्या कहेंगे, चीक कहेंगे। क्या कहेंगे, चीक कहेंगे। ये अक्सर ये वाला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिगर बना होता है, इसको कोप कहेंगे, इसको ड्रैग कहेंगे, मध्य पार्ट को क्या कहेंगे, मध्य पार्ट को चीक कहेंगे। चीक मतलब गाल, जो हम लोग गाल होते हैं चेहरे पे, उसी तरह का इसको क्या कहते हैं, चीक कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया, चौथा ऑप्शन है टू सपोर्ट द कोर। तो मैंने यही बताया था, द मेन पर्पस ऑफ द चैपलेट इज टू सपोर्ट द कोर को सपोर्ट करना ही चैपलेट्स का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन गेटिंग सिस्टम डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच चोक एरिया, पोरिंग टाइम, पोरिंग बेसिन एंड स्प्रू साइज इज कैलकुलेटेड। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जब गेटिंग का सिस्टम का डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से किस क्रम में चोक एरिया, पोरिंग टाइम, पोरिंग बेसिन एंड स्प्रू साइज का कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए यद्यपि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बीटेक लेवल का है, डिप्लोमा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एसएससी में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो एसएससी में पूछा गया था। तो देखिए जब हम लोग कोर का डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं चोक एरिया का। सबसे पहले किसका डिज़ाइन करते हैं, चोक एरिया का। उसके बाद पोरिंग टाइम या पोरिंग रेट, या फिर उसके बाद पोरिंग बेसिन का,
और उसके बाद पोरिंग स्प्रू का किया जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ये आपकी कास्टिंग है, ठीक। इस कास्टिंग में आपको मतलब इसको हम कास्टिंग जो डिज़ाइन कर रही कास्टिंग है, मान लीजिए फिर से बना देता हूँ। कास्टिंग है, इस कास्टिंग में देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे इस प्रकार के स्पीम बॉब है और यहाँ से सॉरी इस तरह से होता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, अलग अलग पार्ट होते हैं, सभी के नाम होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये यहाँ पे जो है इस प्रकार से है, यहाँ पे इसको कहा जाता है पोरिंग बेसिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पोरिंग बेसिन कहा जाता है। यहाँ पे मतलब हम लिक्विड मेटल है, यहीं पे हम लोग मेनली यहीं पे हम लोग मेटल को पोर करते हैं, यहाँ इस जगह पे हम लोग मेटल को पोर किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पोरिंग बेसिन कहा जाता है। इसके बाद इसके बीच में यहाँ पर एक सिरेमिक का फिल्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, सिरेमिक फिल्टर। क्या लगा होता है, सिरेमिक फिल्टर लगा होता है, ठीक। उसके नीचे ये जो पार्ट बचता है, जो टेपर्ड पार्ट है, इसको स्प्रू कहा जाता है, SPRUE स्प्रू कहा जाता है, ठीक। स्प्रू के नीचे क्या है, जब मेटल ऊपर से तेज़ी से नीचे गिरता है तो इस पार्ट को इरोड कर सकता है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्प्लैश स्कोर लगाते हैं, SPLASH। स्प्लैश मतलब होता है स्प्लैश, जैसे स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है तो उसमें जो क्रैंक शाफ्ट है वो नीचे लुब्रिकेंट के टैंक में जो ऑयल है उसको स्प्लैश करके ऊपर की ओर भेजती है ताकि उसका लगातार लुब्रिकेशन होता जाए। तो ये जिसको कहा था, इसको स्प्लैश स्कोर कहा जाता है, SPLASH स्प्लैश स्कोर कहा जाता है, ठीक। और स्प्लैश स्कोर कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, दो ठो आपको इस तरह डायरेक्शन में, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखाते हैं तो इसमें ये इस प्रकार से बने होते, इसको स्किम बॉब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्किम बॉब, SKIM स्किम बॉब, स्किम बॉब कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब लिक्विड मेटल आ रहा होता है तो उसमें जिस दो प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, एक जो मेटल से भारी है, दूसरी जो मेटल से हल्की है। तो जो मेटल से भारी है वो नीचे वाले स्किम बॉब के द्वारा रोक दी जाती हैं, और जो मेटल से हल्की है वो ऊपर वाले स्किम बॉब के पार्ट के द्वारा रोक दी जाती है। तो स्किम बॉब का काम क्या होता है, स्किम बॉब का काम होता है कि ये आने मेटल में की अशुद्धियों को, जो तैरने वाली अशुद्धियाँ, जो डूबने वाली अशुद्धियाँ हों, दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है, ये आगे जाकर के फिर फैल जाता है और फिर आगे जाकर के मोल्ड में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो प्राप्त हो जाता है, ये पूरा गेट का डिज़ाइन होता है। इसमें देखिए चोक एरिया क्या होता है, चोक एरिया वो होता है जब गेटिंग डिज़ाइन में जो सबसे मिनिमम एरिया होता है, जिस यहाँ पे मेटल को फ्लो के लिए मिनिमम एरिया उपलब्ध होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चोक एरिया कहा जाता है। तो जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग चोक एरिया डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए चोक एरिया कहाँ है, चोक एरिया आंसर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, दूसरा इसमें दिया हुआ है, तीसरे बाकी में पोरिंग बेसिन दिया है। उसका जो दूसरा हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो पोरिंग टाइम डिज़ाइन किया जाता है। किसको डिज़ाइन किया, तो पोरिंग टाइम। उसके बाद पोरिंग टाइम हो गया, इसमें स्प्रू दिया है। इसके बाद पोरिंग बेसिन डिज़ाइन किया जाता है और अंत में स्प्रू डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिज़ाइन करने का मतलब होता है कि उसका साइज़ क्या रखना है, जिस प्रकार की कास्टिंग हमको करनी है उस कास्टिंग के हिसाब से हम लोग का इसका सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, मतलब उसका साइज़ डिफाइन किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ये चोक एरिया का काम, चोक एरिया पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग पोरिंग टाइम, फिर पोरिंग बेसिन और अंत में स्क्रू, इस प्रकार से हम लोग डिज़ाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सेल मोल्डिंग हाउ कैन द सेल थिकनेस बी एक्यूरेटली मेंटेन्ड। इन्होंने कहा है कि सेल मोल्डिंग में कि अगर हमको सेल की जो थिकनेस है वो किस प्रकार मेंटेन की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल मोल्डिंग में क्या होता है, सेल मोल्डिंग में हम लोग का जो मोल्ड होता है इस प्रकार से एक पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए इस पैटर्न है, ठीक। इसके ऊपर हम लोग का वर्किंग एजेंट है, जिसमें क्या है, सिलिका, फेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है। डालने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है।
तो जो समय होता है वही इसकी थिकनेस डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये हीटेड होता है, और जो अभी हम जब सेल मोल्डिंग में जो हम लोग पेस्ट बनाए रहते हैं वो क्या होता है, वो सिलिका होता है, साथ में आपका फिनॉल फार्मेल्डिहाइड होता है, और साथ में अल्कोहल होता है ना। ये तीनों होते हैं। ये तीनों का जो एजेंट है जब हीट पाता है तभी अभिक्रिया करना शुरू करता है। जब अभिक्रिया करना शुरू करता है तो इस पैटर्न के ऊपर एक पतली सी ऐसी लेयर बनना शुरू हो जाती है, और इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है जब तक वो हीट को प्राप्त करता रहता है। तो हमको इस सेल की थिकनेस जितनी प्राप्त करनी होती है उसी थिकनेस के हिसाब से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। तो जितने अधिक टाइम तक हम लोग उसको उसके संपर्क में रखेंगे, मतलब हीटेड पैटर्न और कहते हैं मोल्डिंग रेजिन, दोनों को जितने अधिक देर तक संपर्क में रखेंगे उतनी ही अधिक थिकनेस हमको प्राप्त होगी। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि सेल मोल्डिंग में द सेल थिकनेस कैन बी एक्यूरेटली मेंटेन। किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? टाइम के द्वारा। तो आंसर क्या दिया है? बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द पैटर्न इज कॉन्टैक्ट विथ मोल्ड। तो ये आंसर सही है। मतलब जितने समय तक वो पैटर्न है जितने समय तक वो पैटर्न मोल्ड के संपर्क में है या मोल्डिंग एजेंट के संपर्क में है वही टाइम होता है उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने का। तो उतनी देर तक हम लोग तो टाइम के द्वारा ही हम लोग उस थिकनेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आंसर दिया है बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द पैटर्न इज हीटेड। देखिए पैटर्न को जितनी देर तक हम लोग हीट करके रखेंगे उससे फ़र्क नहीं है। मान लीजिए हीट करके रखे हैं लेकिन उसके साथ मोल्ड जो है संपर्क में आया ही नहीं तो उसकी थिकनेस में कोई इजाफा नहीं होगा। तीसरा दिया है बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द पैटर्न एट द रेंज ऑफ 175 to 380 डिग्री सेल्सियस। ये बात सही है कि इसका जो टेम्परेचर है हम लोग इस बीच में रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम उसका अगर पैटर्न का ही टेम्परेचर रखेंगे और मोल्ड संपर्क में नहीं लाएंगे तो हमको शेल प्राप्त नहीं होगा। बाय द टाइप ऑफ द बाइंडर यूज, उसमें जो बाइंडर यूज होता है वो कौन सा बाइंडर यूज होता है मैंने आपको बताया। तो उसमें जो बाइंडर यूज होता है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड ही यूज होता है। तो टाइप ऑफ बाइंडर का मतलब ही यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का बाइंडर यूज होना है जो कि फिनॉल फार्मेल्डिहाइड है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर कास्टिंग आर्टिकल ऑफ। मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग किस प्रकार के आर्टिकल का मतलब किस प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये दिया है सिमेट्रिकल शेप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस एंड इरेगुलर शेप एंड नॉन फेरस मेटल ओनली। तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग वो कई तरीके से हो सकता है। एक ट्रू कास्टिंग होता है, एक सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है, और तीसरा सेंट्रीफ्यूजिंग होता है। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपको तीन तरीके से मिलती है। एक होता है आपको ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दूसरी जो होती है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और तीसरी जो होती है सेंट्रीफ्यूजिंग। ठीक, तीन तरह की आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के तीन पार्ट मिल जाते हैं, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूजिंग। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आपको, ठीक, देखिए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है उसमें हम लोग प्रोडक्ट को ऐसा रहता है और इसको कंटिन्यूसली अपने एक्सिस पे घुमाते हैं। ठीक, और इसमें क्या है हम लोग मेटल को पोर करते हैं। मेटल को जब पोर किया जाता है तो ये लगातार घूम रहा होता है, तो मेटल क्या है इसकी जो मोल्ड की सतहों पर जा कर के जमता चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें हम लोग जो पैटर्न है वो सिर्फ क्या है, एक राउंड है, राउंड मोल्ड है, उस मोल्ड को पे ही जा करके लगातार मेटल का एक लेयर जमती चली जाती है, हमको एक हॉलो पाइप या जो भी बनाना है वो प्राप्त हो जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाने के लिए, गन बैरल बनाने के लिए, लार्ज टाइप की अगर हम बुश बनाना चाहें उसके लिए, ठीक, अगर हॉलो शाफ्ट बनाना होता है उसके लिए। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें किसी प्रकार के कोर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, और इसमें क्या है
जो होता है इसमें अगर हम लोग चाहें तो इसको हॉरिजेंटल रख सकते, मतलब सॉरी, इस प्रकार हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख के बना सकते हैं, या टिल्टेड पोजीशन, किसी पोजीशन में अगर हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक, तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है वो हॉरिजेंटल, वर्टिकल या फिर जो भी आप चाहें उस शेप में इसको बना सकते हैं। और उस शेप के मतलब सॉरी, जो मतलब जिस पोजीशन में बनाना चाहें, वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन या टिल्टेड पोजीशन, तीनों पोजीशन हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो भी पैटर्न बनाना होता है उसको हम लोग उस प्रकार से बना लेते हैं। मतलब इसमें जो पैटर्न होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस की सिमेट्रिक ही हो, जिस तरह से हो जाए हम उस टाइप का एक पैटर्न बना लेते हैं और उसको एक प्रकार के रोटेशन मशीन पे रख करके कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और ऊपर से मेटल को पोर कर देते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या है, मेटल क्या है इसकी सतह के भी अंदर जा करके जम जाता है और हमको जैसे मटका होता है उस प्रकार मटके, जिस प्रकार मटके की एक लेयर बन जाए ना, उसी प्रकार से इसके अंदर बन जाता है। तो इस प्रकार की जो कास्टिंग कहते हैं इसको सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहते हैं। इसमें सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो शेप प्राप्त हुआ, इसके पहले जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है उसमें जो शेप प्राप्त हुआ पूरे सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन के द्वारा ही प्राप्त हुआ। लेकिन जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसमें जो हमको शेप प्राप्त हो रहा है वो उसके लिए हमको पहले से ही एक आकार देना पड़ रहा है और उसी आकार को मेटल चारों तरफ से फिल करके बनाता है। ठीक, तो इसमें जो होता है इसको कहते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहा जाता है। इसमें विशेषता क्या है कि इसमें जो भी हमको एक्सिस रखनी पड़ेगी वो हमेशा एक्सिस को हमको वर्टिकल ही रखनी पड़ेगी। कैसी एक्सिस रखनी पड़ेगी, इसका वर्टिकल एक्सिस हमेशा वर्टिकल ही रखनी पड़ेगी और रोटेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाता है इसका सेंट्रीफ्यूगल सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्ट। इसके जो द्वारा हम जो प्रोडक्ट बना सकते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा वो बनाए जाते हैं, व्हील्स बनाए जाते हैं, जैसे पहिए बनाने हैं, पुलिस बनानी जाती है, बेल्ट एंड पुली सिस्टम को पुली बनाना है। ठीक, या फिर छोटे छोटे फ्लाई व्हील बनाना होता है, स्मॉल फ्लाई व्हील्स बनाना है। तो ये सभी किससे बनाते हैं, ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें विशेषता क्या है, इसमें मेटल को हमको हमेशा वर्टिकल ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा हमने क्या होता है सेंट्रीफ्यूजिंग बताया था। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग में क्या है, सेंट्रीफ्यूजिंग में हम लोग जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन से नहीं प्राप्त होता है। जब हमको ढेर सारे प्रोडक्ट प्राप्त बनाने होते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे एक कॉमन गेट होगा इस प्रकार से बना दिया जाता है और इसके साथ ही जो प्रोडक्ट बनाना होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग इसके चारों तरफ इस प्रकार से लगा देते हैं और इस पूरे को हम लोग इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं और इसको बीच में जो कॉमन रनर होता है उस कॉमन रनर से हम लोग मेटल को इसमें पोर करते हैं, स्क्रू से, कॉमन स्क्रू से मेटल को पोर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इसके भीतर मेटल चला जाता है और देखिए तो इसमें क्या है, भीतर मेटल जा करके इस कोर को भर देता है और हमको अपनी जो डिजायर्ड कास्टिंग है वो हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए ऐसा करके क्यों बनाया जाता है, ऐसा करके इसलिए बनाया जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। जो मेटल है इस पर इसको एक प्रेशर डालता है जिसके कारण इसमें जो कास्टिंग प्राप्त होती है उसकी डेंसिटी होगी वो अन्य कास्टिंग की अपेक्षा अधिक होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जो प्राप्त करेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन द्वारा हम लोग इस प्रकार की कास्टिंग प्राप्त करते हैं। ठीक, ये जो होती है देखिए इसके पहले जो हमने बताया आपको ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसमें क्या है सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन के द्वारा प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। इसमें भी देखिए सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि हम लोग सेंट्रीफ्यूजिंग से ही बनाएं, इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूजिंग हो गया। अब देखिए तीनों में अंतर क्या होता है, तीनों में अंतर जो होता है कास्टिंग इल्ड का होता है। किसका होता है, कास्टिंग इल्ड, YIELD। ठीक, कास्टिंग ईल्ड क्या होता है, कास्टिंग ईल्ड जो होता है जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कितना भाग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कितना भाग इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को कास्टिंग ईल्ड कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो जो कास्टिंग ईल्ड होता है ये होता है यूजफुल पार्ट ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय ठीक टोटल कास्टिंग। ठीक, मतलब कास्टिंग का जितना पार्ट यूजफुल है और उसको यदि हम लोग डिवाइड कर दें टोटल जितना पार्ट कास्ट हुआ है उतने से।
ठीक। तो इसको जो अनुपात प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है कास्टिंग यील्ड। मतलब कास्टिंग में जितना यूजफुल मेटल है डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वायर्ड मेटल विच एंटर इनटू द मोल्ड, जो इतना पार्ट उसमें से मेटल के भीतर एंटर हुआ है। मतलब क्या है कास्टिंग यील्ड क्या है कि तो उसका कास्टिंग का जितना यूजफुल मेटल पार्ट है, ठीक, और डिवाइडेड बाय टोटल मेटल, जो कि टोटल मेटल जो हमने उसके भीतर पोर किया है, टोटल मेटल इंटर इनटू द मोल्ड, मोल्ड के भीतर जितना मेटल गया है। तो जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो फर्स्ट पार्ट बताया है उसमें जो हमको कास्टिंग यील्ड होता है वो लगभग 100% होता है। वो लगभग कितना होता है, अप्रॉक्स 100% होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पाइप बन रहा है वो पूरा का पूरा पाइप ही हमने क्या कर लिया है, हम हमारे यूज़ का है, ठीक। और उसके बाद जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है इसमें जो हमका कास्टिंग यील्ड है लगभग 80% होता है, 80% तक होता है, 80 से 100 के बीच में हो सकता है। और लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजिंग है, सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन, उसमें जो कास्टिंग यील्ड होता है वो लगभग 50 से 40% ही होता है। कितना होता है, 40 से 50% या 50 से 40% कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो चारों ओर रनर के चारों ओर लगा हो यही हमारा प्रोडक्ट है। उसके बीच में जो रनर है इसमें भी क्या है, मेटल कुछ पात्र जम जाता, तो ये हमारे यूज़ का नहीं है। हमारे यूज़ का सिर्फ क्या है, चारों तरफ जो प्रोडक्ट बने रहेंगे यही प्रोडक्ट ही हमारे काम के हैं। इसलिए इसमें क्या है, कास्टिंग यील्ड काफ़ी कम होता है। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड यूज्ड फॉर कास्टिंग आर्टिकल ऑफ, किस प्रकार के आर्टिकल की कास्टिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्होंने कहा सिमेट्रिकल शेप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक हो। दूसरा सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस, जो हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। इर्रेगुलर शेप एंड नॉन फेरस मेटल ओनली। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसके द्वारा ये नॉन फेरस मेटल ओनली, ऐसा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा हम लोग किस नॉन फेरस भी यूज़ कर सकते हैं और फेरस मेटल का ही भी हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अधिक फेमस है वो कास्ट आयरन के लिए अधिक फेमस है, क्योंकि कास्ट आयरन जो कास्टेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। लेकिन उन्होंने एक्सिस पूछा, अगर हम लोग एक्सिस के बारे में बात करें तो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस टिल्टेड या फिर किसी भी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तब याद रख लीजिए जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है वो क्या है, किसी भी एक्शन में किया जा सकता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल या फिर टिल्टेड, तीनों ही कंडीशन में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल मोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर, सेल मोल्डिंग का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो देखिए सेल मोल्डिंग का प्रयोग मैंने आपको क्या बनाया था कि सेल मोल्डिंग का प्रयोग हम लोग पतले सेक्शंस को बनाने के लिए करते हैं, जैसे थिन सेक्शंस हैं, जो शार्प कॉर्नर है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, ठीक, जिनका प्रयोग हम लोग सैंड मोल्ड्स द्वारा नहीं बना सकते हैं। उस स्थिति में हम लोग छोटे छोटे जो थिन मतलब पतली कास्टिंग्स करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, सेल मोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, जो ज्वेलरीज बनानी है, तो इन सब के लिए तो 4 ऑप्शन दिए हैं। सेल मोल्डिंग इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मिलिंग कटर, नहीं मिलिंग कटर बनाने के लिए नहीं बना यूज़ करते हैं। मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक, ओके। प्रोड्यूसिंग हैवी एंड थिक वॉल्ड कास्टिंग, थिक नहीं थिन पतले पार्ट बनाने के लिए। चौथा दिया प्रोड्यूसिंग थिन कास्टिंग। देखिए तो चौथा ऑप्शन अधिक सही है, क्योंकि पतली कास्टिंग जो बनाना है उसका प्रयोग हम लोग उसके द्वारा हम सेल मोल्डिंग बना सकते हैं। दिया है मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या है, ज़्यादा बेस्ट आंसर प्रोड्यूसिंग थिन कास्टिंग के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, थिन कास्टिंग, क्योंकि सिर्फ गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं, इसके द्वारा हम लोग किसी भी मेटल की क्या है पतली जो थिन कास्टिंग करनी होती है उसका हम लोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, इसका बेस्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ का प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। जब मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है उसमें पैटर्न किस चीज़ का बनाता है। उसमें जो पैटर्न होता है मोस्टली जो बनाया जाता है वो वैक्स का ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको लोस्ट वैक्स पैटर्न भी
लोस्ट वैक्स मोल्डिंग या लोस्ट वैक्स पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैक्स क्या है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये किया जाता है। लेकिन साथ में हम उसका रबर का ही बना सकते हैं और प्लास्टिक का ही बना सकते हैं, मतलब ऐसे किसी पदार्थ का बना सकते हैं जो कि हीट करने पर लिक्विडिफाई हो जाता है या फिर पिघल जाता है। तो ऐसे किसी पदार्थ का हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बना सकते हैं पैटर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग किस किस चीज़ का पैटर्न बना सकते हैं, वैक्स का बना सकते हैं, रबर का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो पैटर्न तो इस चीज़ का बनता है, इसकी जो स्लरी बनती है, स्लरी बनती है, वो किस चीज़ बनती है, वो सिलिका फ्लोर की बनती है। सिलिका फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा, एंड बाइंडर, जो इसका बाइंडर होता है। इसका प्रयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है, बहुत ध्यान रख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के द्वारा हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। जो हम लोग जब हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं तो उसका जो चाकू होता है, ये सब किससे बनते हैं, सब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से ही बनाए जाते हैं। तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं, टरबाइन की ब्लेड्स वो किस चीज़ की बनाई जाती है, वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से ही बनाई जाती हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, जो टरबाइन की ब्लेड का शेप होता है वो कैसा होता है, वो एरोफॉयल सेक्शन होता है। वो कौन सेक्शन होता है, एरोफॉयल सेक्शन। बहुत अधिक पूछा जाने वाला सवाल है, किस प्रकार सेक्शन होता है, एरोफॉयल सेक्शन होता है। ठीक, तो इसका आंसर हमने आपको बता दिया, इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्स टू फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट। गेट्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, दूसरा दिया है, गिव पैसेज टू गैसेस, कंपेंसेट फॉर श्रिंकेज एंड अवॉइड कैविटीज। ठीक, देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। गेट क्यों, मोल्ड्स में गेट क्यों दिए जाते हैं। नंबर 2, फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट, ये बात सही है। गेट का काम क्या होता है, गेट जो भी होता है मोल्ड में, वो गेट जो भी होता है वो उसको मोल्ड को कंटिन्यूअसली इसके भीतर फीड करता है, कांस्टेंट रेट पर फीड करने के लिए गेट का काम होता है। गेट का काम क्या होता है, गेट का काम होता है कास्टिंग के भीतर मेटल को कांस्टेंट रेट पे लगातार फीड करना। ठीक, दूसरा दिया है, टू गिव पैसेज टू गैसेस, गैसेस की पासिंग के लिए। तो गैसेस की पासिंग के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं राइजर और दूसरे क्या होते हैं, वेंट होल्स। ये क्या करते हैं, ये गैसेस की पासिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरा क्या है, कंपनसेट फॉर श्रिंकेज, श्रिंकेज की कंपनसेशन के लिए। श्रिंकेज की कंपनसेशन के लिए क्या दिया जाता है, श्रिंकेज के कंपनसेशन के लिए दिया जाता है श्रिंकेज अलाउंस। क्या दिया जाता है, श्रिंकेज अलाउंस। इसके अलावा राइजर भी दिया जाता है। और कब कौन सा अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस का किस श्रिंकेज के लिए दिया जाता है, और राइजर की कब का किस अलाउंस श्रिंकेज के लिए दिया जाता है, उन दोनों का विषय मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के आखिरी क्वेश्चन में बताया था। ठीक, उसके बाद अवॉइड कैविटीज, कैविटीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर राइमिंग की जानी चाहिए। तो गेट का काम क्या है, गेट का काम क्या है, गेट का काम होता है फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पर कास्टिंग में मेटल को फीड करना। ठीक, ये होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, इन अ सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड मतलब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, उसमें क्या है, नो कोर इज यूज्ड, कोर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किया जाता है, तो ये कथन सही है। मैंने आपको बताया था, जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग उसमें कोर नहीं यूज होते हैं। यद्यपि हम हॉलो कास्टिंग बना रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसमें हम कोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। कोर में भी मेड ऑफ एनी मेटल, जब कोर है ही नहीं चाहे जिस मेटल का बना दीजिए, इसका कोई भी तो आंसर गलत है। कोर इज मेड ऑफ सैंड, सैंड का भी नहीं बना होता है। और कोर इज मेड ऑफ फेरस मेटल, भी जब कोर होता ही नहीं है तो चाहे वो किस मटेरियल का बना, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है वो किसमें क्या होता है, जैसे कोर क्या होता है, कोर नहीं होता है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नहीं है और हमको क्या बनाना है, और उसका हमको हॉलो पैटर्न बनाना है, तब हम लोग कोर का प्रयोग करते हैं। तो कोर का काम क्या होता है, कोर का काम होता है कि कास्टिंग को हॉलो बनाकर रखना। ठीक है, हम लोग हॉलो कास्टिंग का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसमें कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हो गया,
बॉटम गेटिंग सिस्टम इज समटाइम प्रिफर्ड इन कास्टिंग बिकॉज बॉटम गेटिंग का प्रयोग कब किया है, कास्टिंग में बॉटम गेटिंग का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए बॉटम गेटिंग, टॉप गेटिंग एंड मिडिल गेटिंग, तीन तरह से हम लोग गेटिंग कर सकते हैं। गेटिंग मतलब मेटल को जिस जगह से हमको फीड करना है, जिस जगह से हमको मेटल को फीड करना है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो उस तरह से उसकी गेटिंग की जाती है। अगर हम लोग मेटल को ऊपर से फीड कर रहे हैं डायरेक्टली इस तरह से तो इसको टॉप गेटिंग कहेंगे। अगर यहाँ से फीड कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से मेटल आएगा ऊपर तक भरता चला जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, बॉटम गेटिंग कहेंगे। और मिडिल से अगर भर रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि मिडिल गेटिंग या इन बिटवीन गेटिंग कहा जाता है। अब देखिए तीनों के लाभ और या डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक, देखिए अगर हम लोग टॉप गेटिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा गेटिंग सिस्टम है और इसमें लोग टॉप गेटिंग कर रहे हैं, मतलब ऊपर से इसको फिल कर रहे हैं मेटल को, या इधर से एकदम टॉप पार्ट से भी कर सकते हैं, दोनों एक सही है। ठीक, अगर हम एकदम टॉप से इसकी क्या है, इसमें गेटिंग सिस्टम का गेटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, मेटल को आसानी से फीड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अंदर किसी प्रकार का इसको रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं होता है, मेटल आसानी से जहाँ नीचे से फिल होते होते ऊपर तक आकर के आसानी से फिल हो जाता है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या होती है, इसकी दिक्कत ये होती है कि जब मेटल ऊपर डाला जा रहा है तो मेटल क्या है, स्प्लैश करता है, मतलब उछलता है, साथ में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। किस प्रकार क्रिएट हो जाता है, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो टॉप गेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें फीडिंग तो बहुत आसान हो जाती है, मतलब आसानी से फीडिंग की जा सकती है, लेकिन इसमें टर्बुलेंस और क्या होता है, स्प्लैशिंग होती है। ठीक, लेकिन अगर हम बॉटम गेटिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे से मेटल को फीड कर रहे होते हैं तो इसमें क्या है, मेटल यहाँ से आ करता है, इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर भरता चला जाता है। लेकिन क्योंकि गेट नीचे की है, ऊपर मेटल है, तो मेटल क्या है, इस पर एक प्रेशर डालता है, जिसके कारण प्रेशर के कारण क्या है, मेटल को बाहर की ओर पुश करने का प्रयास करता है। तो हमको इस प्रेशर से ओवरकम करने के लिए यहाँ से जब हम मेटल फीड करें तो प्रेशराइज्ड करके हमको क्या है, मेटल को अधिक हाई प्रेशर पे इसके अंदर भेजना पड़ता है, ताकि ये जो मेटल ऊपर की ओर जब फिल हो जाए तो ऊपर जो इसका प्रेशर पड़ता है तो ये इसको बाहर की ओर ठेलने के बजाय उसको क्या है, कंपनसेट करने के लिए हमको हाई प्रेशराइज करना पड़ता है। लेकिन इस फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि इसमें किसी प्रकार स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होता है और हम लोग जो कास्टिंग प्राप्त होती है वो अच्छी प्राप्त होती है, लेकिन हमको इसके लिए वर्क अधिक करना पड़ता है। तो इन्होंने पूछा है कि बॉटम गेटिंग सिस्टम इज समटाइम प्रेफर, कभी कभी बॉटम गेटिंग सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, मैंने बताया कि ये क्या, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इट एनेबल्स रैपिड फिलिंग ऑफ मोल्ड कैविटी, रैपिड फिलिंग, तेजी से भर सकता है, नहीं तेजी से तो टॉप गेट भरता है, टॉप गेट क्या है, अधिक तेजी से मोल्ड कैविटी को भर सकता है। ठीक, इट इज़ ईजियर टू प्रोवाइड इन द मोल्ड, ठीक, मोल्ड में इसे आसानी से दिया जा सकता है। तो देखिए चाहे हम टॉप गेटिंग सिस्टम दीजिए चाहे बॉटम गेटिंग सिस्टम दीजिए, इसमें सीधे सीधे पैटर्न के साथ फिटिंग होती है, उसको हमको लगा करके उसको बनाया जाता है। ठीक, तो ये भी दोनों के लिए सेम है, तो इसका ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तीसरा, इट प्रोवाइड्स क्लीनर मेटल। ठीक, देखिए क्लीनर मेटल कौन प्रोवाइड करे, उसके लिए हम लोग स्किम बॉब का प्रयोग करते हैं, साथ में फिल्टर का प्रयोग करते हैं, तो उसका इससे कोई इफेक्ट नहीं है। चौथा दिया, इट रिड्यूसेस स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस, ये इस टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग को कम करता है। तो हाँ, ये कथन सही है। बॉटम गेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस को कम करता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, the pattern adopted for those casting where there are some portions which are structurally weak and likely to be break by, ठीक, the force of hammering is called, मतलब इन्होंने कहा है इस प्रकार का, ठीक, उस जहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर कास्टिंग में कुछ भाग इस प्रकार से हैं जो स्ट्रक्चरली वीक है, मतलब जो वीक हैं और साथ में वो रैमिंग करने से टूट जाने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो मतलब इन्होंने पूछा है कि जब किसी कास्टिंग में ऐसा पार्ट हो जिसमें क्या है कि कास्टिंग में कुछ भाग ऐसा हो जो बहुत अधिक कमज़ोर हो और क्या कहते हैं आसानी से मतलब रैमिंग करने पे टूट जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस प्रकार के पैटर्न का प्रयोग करेंगे। तो मैंने देखिए आपको कई प्रकार के पैटर्न बताए थे। ठीक, तो उसमें उसी प्रकार के पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आपको बताए थे, सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस या 2 पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, ठीक, उसके अलावा मैच प्लेट पैटर्न, ठीक, और लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न और फॉलो बोर्ड पैटर्न,
तो कितने प्रकार के हमने पैटर्न आपको बताए थे? 7 प्रकार के पैटर्न, 8 प्रकार के पैटर्न आपको मैंने बताए थे, 8 प्रकार के पैटर्न। ठीक, उन्हीं में से कौन सा पैटर्न कब यूज़ करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब कोई स्ट्रक्चरली वीक होता है तब हम लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? तब हम लोग यूज़ करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तब हम लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? तब हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा फॉलो बोर्ड पैटर्न। इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके से। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें और उनकी तैयारी में के लिए यह यूज़फुल हो सके। यदि आपको इसके पहले की वीडियोस देखना है तो उसी प्रकार सभी प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक लगभग 51 पार्ट करा दिए, आज ये 52वां भाग है। वो सभी क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। यूपीआरएनएल के बारे में आपको जानना है तो उस कहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर, एचआरए, मेडिकल, इन सभी विषय मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रश्नों के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रख लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, फिर मिलेंगे। तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी को एकदम नया आयाम देते रखिए। अधिक दिन नहीं शेष है, शीघ्र ही इसके एग्ज़ाम डेट की घोषणा की जाएगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में विराम मत दीजिए, पूरे एंथुजियाज्म और पूरी ताकत के साथ डटे रहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।